नमस्ते दोस्तों। कथा निधि चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी आज की कहानी हिंदी साहित्य जगत की ख्याति प्राप्त लेखिका कुसुम खेमानी जी की लिखी हुई कहानी है। कुसुम खेमानी जी कुसुमांजलि साहित्य सम्मान, साहित्य भूषण सम्मान, हरियाणा गौरव सम्मान, रत्नी देवी गोयनका वाग्देवी पुरस्कार, पश्चिम बंग प्रांतीय मारवाड़ी सम्मेलन पुरस्कार, भारत निर्माण सम्मान, कौमी एकता पुरस्कार, भारत गौरव सम्मान एवं समाज बंधु पुरस्कार से नवाजी जा चुकी हैं। कुसुम जी की कहानियों की विशेषता ये है कि वे अपने स्त्री चरित्रों का ऐसा उदात्तीकरण करती हैं कि वे इस धरती की होते हुए भी अपने अनोखे व्यक्तित्व के कारण किसी और ही लोक की लगती हैं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। अनुगूंज जिंदगी की। जी हाँ, हमारी आज की कहानी का नाम है अनुगूंज जिंदगी की। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। रूम्पा भाग गई, यह वाक्य पूरे ब्रह्मांड में गूंज रहा था और सुचित्रा का निढाल हाथ पकड़े सावित्री देवी सोच रही थी कि कल की ही तो बात है जब वे और सुचित्रा पल भर में ही स्मृतियों में के आकाश में वे उड़ चली और घटनाओं के सिलसिलेवार चित्र किसी जादुई डब्बे से बाहर निकलकर उनके सामने तैरने लगे। सुचित्रा, तुम्हारी लड़की रूम्पा को देखने से हमको ऐसा लगता है मानो बेला जूही के फूलों से भरा डाल लचक रहा हो। आहा, कितना प्यारा, कितना सुंदर है रूम्पा। सावित्री, तुमसे 100 बार कहा है कि तुम मुझसे साफ साफ हिंदी में बात किया करो, क्योंकि मैं लखनऊ की बंगालिन हूँ, पर तुम्हें याद ही नहीं रहता। तुम्हें सही बांग्ला तो आती नहीं, इसलिए तुम हिंदी को बिगाड़ कर उसे बांग्ला का चोगा पहना देती हो, जिससे मेरी खुद की हिंदी भी बिगड़ जाती है। ओहो, सॉरी, तुम्हें बीच में ही टोक दिया। हाँ, तो कहो तो, तुम रूम्पा के बारे में क्या कह रही थी? बस कुछ खास नहीं, इतना ही कि तुम्हारी रूम्पा लाखों में एक है। गोरी चिट्टी ना सही, पर उसके गेहुए रंग में जो नमकीन लुनाई है वो अद्भुत है। उसके नाक नक्श भी बहुत ही सुघड़ है, पर पता नहीं क्यों इन सबको तीखे कहने का मन नहीं करता। शायद इसकी वजह रूपा की खड़ी नाक, बड़ी बड़ी खींची हुई आंखें और रेशम से कोमलता है, जिसके लिए तीखे की उपमा भी देना बहुत तीखा लगता है। सच सुचित्रा, रूम्पा इतनी प्यारी बच्ची है। हाँ, रूम्पा इतनी प्यारी बच्ची है कि मुझे सदा उसके नजर लग जाने का डर लगा रहता है। हे भगवान, उसकी रक्षा करना। हरियाणवी सावित्री देवी ने ये बात पूरी आंखों से आकाश को देखते हुए ऐसे कही मानो वे भगवान को रूम्पा की जिम्मेदारी संभलवा रही हो। सुचित्रा और सावित्री देवी न केवल 30 वर्षों से पड़ोसन थी, बल्कि सगी बहनों से भी ज्यादा एक दूसरे पर जान देती थी। इन दोनों की यह असंभव सी दोस्ती पूरे मोहल्ले में नहीं, दोनों ओर के रिश्तेदारों तक में ख्यात थी। दोनों परिवारों के रहन सहन का स्तर बहुत हद तक एक सा ही था और दोनों ही परिवार किसी भी प्रकार की तड़क भड़क और आडंबर के सख्त खिलाफ थे, फिर वे चाहे धर्म के नाम पर किए जाने वाले कर्मकांड ही क्यों न हो। इन परिवारों की दोनों धीरानियों की तरह ही इनके घरों में देवी सरस्वती और देवी लक्ष्मी दो विपरीत पालों में नहीं, बल्कि एक दूसरे की सहधर्मिणी बनी हुई वास करती थी। अर्थात इनके यहाँ समृद्धि के साथ साथ विद्या, संस्कृति और साहित्य भी श्रेष्ठ स्थिति में विद्यमान थे। ये दोनों परिवार एकदम समदृश्य जुड़वा भाई बहनों से थे। आमतौर पर बहिरंग का साम्य तो फिर भी संभव हो जाता है, पर आश्चर्यजनक ढंग से इन लोगों का अंतरंग भी एक सी विचारणा से रचा बुना हुआ था। इनके दैनंदिन क्रियाकलाप में दर्शन की आधुनिक परिभाषाओं का व्यावहारिक प्रयोग चौंकाने वाला था। कोई भी गहन गंभीर चर्चा होने पर अक्सर पाया जाता था कि ये लोग एक सी बोली बोल रहे हैं और एक साथ सोच रहे हैं। मसलन ये परिवार आधुनिकता को उच्छृंखलता नहीं, परिपक्व स्वच्छंदता मानते थे और जमीन जायदाद में ही नहीं, व्यापार में भी बेटे बेटियों को बराबरी का हिस्सा देते थे। पढ़ाई लिखाई, घरेलू कामकाज आदि में भी इनके यहाँ लड़के लड़कियों की समान भागीदारी होती थी। यहाँ तक कि यदि लड़की खाना पकाएगी तो उसके भाई को भी उसका साथ देना होगा। इस जैसी कई मान्यताएं इन लोगों की दैनिक दिनचर्या में शामिल। रूम्पा और मैं अर्थात अलका इन्हीं परिवारों की लड़कियां थी। रूम्पा अकेली थी और मेरे ऊपर एक बहन और नीचे एक भाई था। कहना बेकार है कि मेरा भाई और दीदी, उसकी दीदी और भाई ज्यादा थे, मेरे कम। हमारे घर में भी 24 घंटे रूम्पा जाप चलता रहता
और उस घर में मेरी भी थोड़ी बहुत बड़ाई होती रहती। मैं और रुम्पा 2 दिन की छोट-बड़ थी, इसलिए हमारी माँ ने हमारी परवरिश भी जुड़वा बहनों की तरह ही की थी। यदि कोई खुर्दबिन लेकर भी खोजता, तो उसे इन परिवारों में एक भी चीज़ ऐसी न मिलती जो अकेली हो। यहाँ तक कि उपहार देने वाले भी इनके यहाँ जुड़वा चीज़ें देते थे। अन्यथा वे जानते थे कि उनका उपहार किसी और को दे दिया जाएगा। जैसा कि आमतौर पर इन हरकतों का नतीजा होता है, मैं और रुम्पा की माँ और सुचित्रा मासी का आधुनिक संस्करणीय इतिहास दोहराते हुए एक दूसरे पर जान छिड़कने लगे थे। अनवधान में ही पता नहीं कब हम कक्षा पहली दूसरी से कूदते हुए एमए की कक्षाओं में बैठने लगे थे। लोकोक्ति है कि जवानी में तो गधी भी परी लगती है। यहाँ तो परी सी रुम्पा थी। उसका यौवन किसी भी रंभा, उर्वशी और मेनका को मात क्यों न देता। माँ ने तो जन्मते ही उसका नाम फूलों की डाल रख दिया था। अब जब कामदेव की प्रिय ऋतु वसंत उस फूलों भरी डाल के सारे फूलों को खिलाकर यौवन के भार से उसे लचका रहा हो, तो यूनिवर्सिटी के ढेरों ढेर लड़के उस पर भ्रमर की तरह क्यों न मंडराते। पर बचपने की सादगी से भरी बिंदास रुम्पा इन सारे लटके झटकों से बेपरवाह अपनी नागिन सी लंबी चोटी को ऐसे झटक कर चलती, मानो यह इंगित कर रही हो कि यदि कोई उसके पास आने की जुर्रत करेगा तो वह तुरंत उसे डस लेगी। सर्वगुण संपन्न, अद्वितीय सुंदरी, अच्छे घर घराने की ऐसी अद्भुत लड़की को भला कौन अपने परिवार की लक्ष्मी बनाना न चाहेगा। धनाढ्य बंगाली खानदान ही नहीं, यूपी और मारवाड़ी परिवार भी अक्सर चर्चा में मुब्तिला रहते कि आखिर है तो खानदानी ब्राह्मण परिवार की और ऊपर से हिंदी एमए में फर्स्ट क्लास। इससे साफ जाहिर है कि उसकी मानसिकता हम लोगों जैसी है। फिर वैसे भी आजकल बंगाली, मारवाड़ी और यूपी लाइट में भेद ही कहाँ रहा है। आदि प्रश्नोत्तर के साथ वे स्वयं ही इस बहस का समापन कर देते। यह तथ्य विस्मित कर देने वाला था कि कई एक महापुरातनपंथी परिवार भी रुम्पा के लिए सारे समझौते करने को तैयार थे, और फिर उन्हें गलत कैसे कहा जाए। आखिर रुम्पा ऐसी ही अतुलनीय थी जिसकी तुलना केवल उसी से हो सकती थी। अचानक एक दिन रुम्पा बोली, अलका, अलका, मैंने निर्णय कर लिया है कि मैं पीएचडी का फालतू बोझ नहीं उठाऊंगी और फैशन डिजाइनिंग का कोर्स करूंगी। रुम्पा की इस बात से मुझे खास आश्चर्य हुआ नहीं, क्योंकि इन दिनों रुम्पा में एक विचित्र तरह का परिवर्तन दिखाई दे रहा था। जैसे उचाट और बेस्वाद मन को परिभाषित नहीं किया जा सकता, वैसे रुम्पा के व्यवहार को कोई सटीक नाम देना संभव नहीं था। वह अनमनी सी, न कटु न मीठी, एकदम निस्संग इधर से उधर घूमती रहती। उसके रंग ढंग देखकर मुझे बहुत ही शिद्दत से महसूस हो रहा था कि मुझसे अपनी हर सांस तक का साझा करने वाली रुम्पा आजकल मुझसे जो औपचारिक बातें कर रही है, जरूर उनके पीछे कोई राज छिपा हुआ है। अंत में मुझसे रहा नहीं गया, और एक दिन अकेले में मैं उसकी कलाई जोर से पकड़कर उसकी आंखों में झांकते हुए बहुत ही अपनेपन से पूछ बैठी, रुम्पा, सच बताओ, आखिर माजरा क्या है। तो क्षण भर भी चुप न रहने वाली रुम्पा सहम कर एकदम मौन हो गई, और जो कुछ बोली उसे सुनते ही एक चीख के साथ ये शब्द मेरे मुंह से निकले, हे भगवान, रुम्पा, मत मारी गई है तुम्हारी, जो तुमने उस कुंजड़े के लड़के प्रदीप को चुना। ये ठीक है कि अपन लोग जात पात नहीं मानते, और वो हमेशा तुम्हारी तरफ ललचाई आंखों से देखता रहता है, पर ऐसे तो सैकड़ों फिजूले तुम्हारे इर्द गिर्द चक्कर काटते रहते। तो क्या तुम्हारा इरादा सबको वरमाला पहनाने का है। रुम्पा, मुझे पक्का यकीन है कि उसने हिंदी एमए में भी तुम्हें फांसने के लिए ही प्रवेश लिया था, ताकि तुम्हारे इर्द गिर्द बना रहकर तुम सरीकी इंटेलिजेंट पर सरल शरीफ लड़की को अपने जाल में फांस ले। तुम्हें याद नहीं, हमारे सबसे प्रिय शिक्षक शास्त्री सर कहते हैं कि यहाँ लड़के पढ़ने नहीं मस्ती करने के लिए आते हैं। इतनी कम फीस में किसी क्लब का सदस्य बन पाना तो नामुमकिन है, इसलिए ये लोग यहाँ कम पैसों में उपलब्ध चाय समोसा खाते हुए अपना सारा दिन लफंदरपना करते हुए गुजार देते हैं। सरकारी नियम के तहत फेल करना तो असंभव है, इसलिए ये लड़के जैसे तैसे डिग्री ले ही लेते हैं। रूम्पा, शास्त्री सर की बात से पूरी तरह सहमत होने के साथ साथ मैं उसमें अपनी तरफ से यह जोड़ना चाहूंगी कि यदि इन लोगों के सौभाग्य से कोई बेवकूफ गुणवती मछली इनकी बंसी में फंस जाए, तब तो इनके पौ 12 हो जाते हैं। रूम्पा, हो सकता है इस डिग्री से मौसा जी और सुचित्रा मासी के सामने
इतने कम पढ़े लिखे होने की बात खत्म हो जाए, पर कुछ तो सोचो, कहाँ अपन लोग और कहाँ वे लोग? तुम्हें दूर दराज तक भी कोई मेल नजर आता है? किसी को जीवन साथी चुनने में बात केवल रुपए पैसे तक ही सीमित नहीं होती है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति के चरित्र की बनावट में परिवेश और परवरिश की उसके धन से भी ज्यादा अहम भूमिका होती है। रूपा, तुम्हारी बात सुनकर मेरा तो सिर घूम रहा है और मैं अकेले इस राज को सह पाने में असमर्थ हूँ। इसलिए मैं अभी जाकर मौसा जी और मासीमा को सारा किस्सा सुनाती हूँ। यह सुनते ही रूम्पा हिलक हिलक कर रोती हुई मुझसे ऐसी चिपकी कि उससे जान छुड़ाना मुश्किल हो गया। उसका कायाफोड़ कलप कर रोना देखकर मेरा कठोर मन भी द्रवित होकर आंखों से बड़े बड़े आंसू टपकाने लगा और उसकी पीठ पर अपना सांत्वना भरा हाथ फेरती हुई मैं बोली, ठीक है, कोई बात नहीं, पर वादा करो कि तुम उस प्रदीप नाम के पंछी को कभी भी अपने आसपास नहीं पटकने दोगी। मंजूर है? मेरी बात के समर्थन में तेजी से अपनी गर्दन को हामी में ऊपर नीचे करती हुई सुबकती हुई रूम्पा जल्दी जल्दी मेरे और खुद के आंसुओं को अपने दुपट्टे से पोंछने लगी। लगा कि रूम्पा अपने वचन पर कायम है, क्योंकि उन दिनों उसने अपनी 24 घंटों वाली मुस्कुराहट का विनिमय उदासी और गंभीरता से कर लिया था। उसके ये रंग ढंग देखकर भी मैंने न तो उसकी कोई मान मनवल की और न ही मनोहार भरे लाड़ प्यार से उसे पुचकारा, जिसके कारण अजाने ही हम दोनों के बीच एक अदृश्य दीवार खड़ी हो गई। सुचित्रा मासी और माँ ने हमें संदिग्ध नजरों से देखते हुए कई तरह से घुमा फिरा कर हमारा भेद लेने की कोशिश भी की, पर वे दोनों इसमें पूरी तरह नाकाम रही। इन दिनों रूम्पा के चारों ओर मैंने अपनी कड़ी निगरानी का एक वृत्त खींच रखा था। अब उसके क्रियाकलाप से क्रमशः मुझे विश्वास हो चला था कि रूम्पा ने गलत की जगह सही रास्ता चुन लिया है। आजकल वह कभी कभार मुस्कुराती हुई भी दिखने लगी और अपनी कक्षाओं में भी बिना गैर हाजिरी के नियम पूर्वक उपस्थित भी होती। इन सब कारणों के प्रतिफल स्वरूप अनायास ही हमारे संबंधों के बीच की सख्त बर्फ पिघलने लगी और दूरी की उस अदृश्य दीवार का वजूद भी बिला गया। रूपा ने जब फैशन डिजाइनिंग में टॉप किया, तब तो मुझे पक्का विश्वास हो गया कि हो न हो वह पूरी तरह सुधर गई है। पर कच्ची उम्र का तकाजा और कपटी पुरुष का छल, इसकी थाह कहाँ। सो एक दिन अपने प्रेम को शाश्वतता का दर्जा देते हुए वह भोली और भावुक रूम्पा प्रदीप रूपी आग के दरिये में आंख मूंद कर कूद गई। न स्टेशन पर, न एयरपोर्ट पर, न रिश्तेदारों के यहाँ, न प्रदीप की चाल में ही उसका कहीं भी कोई भी आता पता न था। पुलिस ने प्रदीप के माँ बाप को काफी डराया धमकाया भी, पर वे ऐसे चुप रहे मानो उन्हें सांप सूंघ गया हो। उस दिन रात भर रोना धोना चलता रहा और मित्रों रिश्तेदारों से भरे हॉल में तरह तरह के कयासों के बीच जब यह प्रश्न पूछा जाने लगा कि परीक्षा में प्रथम आने के बावजूद रुम्पा ने इस तरह से आत्महत्या क्यों की, तो मुझसे रहा नहीं गया और ग्लानि बोध के दबाव में मैंने उसकी प्रेम कहानी का पर्दाफाश कर दिया। इस खबर से वहां तो भूचाल आ गया, पर किसी एक को भी मेरी बात की सत्यता पर विश्वास नहीं हुआ। यहाँ तक कि भावातिरेक में भास्कर मौसा जी ने मुझे यह उलाहना दे दिया कि अरे यदि ऐसी ही बात थी तो वे रुम्पा की मर्जी के मद्देनजर प्रदीप को सहर्ष अपना जवाई स्वीकार कर लेते। ऐसे गमगीन माहौल में खाना पीना तो दूर, शायद किसी ने पानी तक नहीं पिया था कि सुबह के 10 बजते न बजते डाकिये ने एक रजिस्टर्ड लिफाफा लाकर मौसा जी के हाथ में रख दिया, जिसपे रुम्पा के रजिस्टर्ड मैरिज का सर्टिफिकेट था। उस भयानक सदमे ने सुचित्रा मौसी के हाई ब्लड प्रेशर को उनके दिमाग में पहुंचा दिया, जिसके फलस्वरूप वे खड़ी की खड़ी ऐसी गिरी कि फिर कभी न उठी और ढेरों आपातकालीन इलाज के बावजूद उनकी आंखें आकाश में ही टंगी रह गई। मैंने प्रदीप के घर जाकर उसके माँ बाप के पैरों पर अपना सिर रखकर उन्हें पूरी घटना बताने के बाद कहा, मौसा जी ने कहलाया है कि वे लोग प्रदीप रुम्पा को पूरी तरह स्वीकार करने को तैयार है। कृपया आप लोग उनसे जल्द से जल्द मरणासन्न मौसी जी के पास पहुंचने को कहिए। माँ, माँ गो का स्वर जैसे ही हवा में गूंजा, सुचित्रा मौसी की आंखों ने आकाश से नीचे उतरकर दरवाजे पर खड़े रुम्पा को आंख भर देखा और तत्क्षण ही उनकी गर्दन एक ओर लुढ़क गई। उनसे सटकर उनकी हथेली पकड़े बैठी सावित्री माँ ने एक बार तो मारे गुस्से के पलंग की ओर आती हुई रुम्पा को परे झटक दिया, पर दूसरे ही क्षण वे उसे खुद से चिपका कर ऐसा फूट फूट कर रोई कि सारे उपस्थित लोग बाग अपने आंसू और ताजा गमी को भुलाकर उन्हें समझाने में लग गए।
रूम्पा की स्थिति तो कौन कहे। एक तो फूल की छड़ी भी न छुआने वाली माँ का बिछोह, दूसरे उसकी मृत्यु के कारण उपजा ग्लानिबोध उसे न जीने दे रहा था न मरने। पर भास्कर मौसाजी की शंकर भगवान जैसी अवघड़ दानशीलता और विष्णु से क्षमाशील भल मनसाहत ने न केवल उसे क्षमा करके गले से लगा लिया, बल्कि प्रदीप को भी सादर अपने घर में रहने का न्योता दे दिया। कुछ दिनों बाद भास्कर मौसाजी ने अपनी 3-4 बढ़िया दुकानें खाली करवाकर रुम्पा के लिए एक आलीशान डिजाइनर शोरूम खुलवा दिया। कम समय में ही प्रतिभा संपन्न रुम्पा ने ऐसा नाम कमाया कि दिल्ली, बंबई तो क्या, मिलान और पेरिस भी उसे अपने फैशन शो में खास तरजीह देने लगे। उसकी प्रसिद्धि से जहां एक पुरुष, उसके पिता, अत्यंत प्रसन्न थे, तो दूसरा पुरुष, उसका पति, अत्यंत दुखी था। उसे करने धरने को तो कुछ था नहीं, न ही कोई नौकरी और न ही कोई पैतृक व्यवसाय। सो वह बैठे ठाले सिवा इसके कि चौबीसों घंटे रुम्पा में ऐब जोई कर मीन मेख निकालता रहे। भला अपना समय कैसे बिताता। रुम्पा की लाख कोशिशों के बावजूद वह उसके स्टोर में बैठने तक को तैयार नहीं था। रूम्पा उससे कहती भी, प्रदीप, तुम तो मालिक हो, देखो मैंने तुम्हारे लिए कितनी शानदार कुर्सी बनवाई है, प्लीज यहीं रहा करो, तुम्हारी मौजूदगी में मुझे बहुत सहारा रहेगा। मैं हिसाब के मामले में कच्ची हूँ, इसलिए तुम रुपया पैसा भी अच्छी तरह संभाल सकोगे। प्लीज प्रदीप, तुम अपने नाम के इस एसी चैम्बर को अपनी उपस्थिति से सुशोभित करो ना, प्लीज। पर प्रदीप का हिमालय सा अहंकार, उसे किसी भी हालत में इस स्थिति को स्वीकार करना तो दूर, रुम्पा की चिरौरी से उसका अहंकार और बड़ा हो जाता था। अब खाली बैठा एक स्वस्थ जवान आदमी बिना बदगुमानियों के और कर भी क्या सकता है। पहले तो उसने रुम्पा को फैशन शो के लिए विदेश जाने से मना कर दिया, और बेवकूफ रुम्पा, उसने इसे भी उसके लगाव के खाते में डालकर स्वीकार कर लिया। फिर उसने उस पर यह लांछन लगाकर कि वह अपने बड़े ग्राहकों से गलत संबंध रखती है, उसे मारना पीटना शुरू कर दिया। शराब के नशे में धुत वह सारी रात सुर बना हुआ विचित्र प्रकार के कांड करता रहता, और सुबह उठकर देवताओं की तरह रुम्पा के पैर पकड़ पकड़ कर ऐसे ऐसे माफी मांगता कि रामायण महाभारत सरीखे महाकाव्य भी फीके पड़ जाएं। आश्चर्यजनक ढंग से प्रेम में अंधी रूपा की आंखें अभी भी बंद ही थी, और वह उसकी इन सारी बदतमीजियों को उसके लालन पालन का दोष मानकर उसे पूरी तरह माफ करती रहती। एक बार मैंने रुम्पा से हम लोगों से 1 साल सीनियर माधुरी का हवाला देकर कहा भी, रुम्पा, मुझे तो तुम्हारा पूरा किस्सा उसी का पुनः प्रदर्शन रिप्ले ही लगता है। फर्क इतना ही है कि प्रदीप ने अभी तक तुम्हें जलाकर मारा नहीं है। यह उद्गार सुनते ही उसने हमारी सदियों पुरानी दोस्ती को तिलांजलि देकर मुझसे अबोला कर लिया। पर संबंध क्या कच्चा धागा होते हैं जो सहज ही टूट जाए। इसलिए मुंह सिले होने के बावजूद हम दोनों भीतर ही भीतर एक दूसरे की पूरी खोज खबर रखते थे। यथा समय मैंने एक बेटी को और रुम्पा ने एक बेटे को जन्म दिया। रुम्पा का बेटा क्या था, बस 16 कलाओं से पूर्ण चंद्र और कामदेव का प्रतिरूप था। भास्कर मौसाजी ने उसके रूप के अनुरूप ही उसका नाम रखा कार्तिकेय, और रुम्पा के विवाह द्वारा क्षत विक्षत हुए उनके हृदय को उसकी नन्ही मुस्कुराहट के चेप ने एकदम मजबूती से भर दिया। पर प्रदीप अब भी कोई न कोई नया शिगुफा छोड़ने से बाज न आता। एक बार वह इस जिद पर अड़ गया कि वह घर जमाई की तरह नहीं रहेगा, इसलिए यह मकान उसके नाम होना चाहिए। भास्कर मौसाजी के यह बताने पर कि यह मकान तो उनकी पत्नी सुचित्रा अपने नाती नातिनों के नाम कर गई है, वह क्रोध से आग बबूला हो गया, और उसने रुम्पा को इतने शातिरपन से मारना पीटना शुरू किया कि खोजने पर भी किसी को कोई नाम निशान न मिले। रुम्पा को क्रूरतम तरीके से सताने के लिए उसने रुम्पा के घर से सटी हुई एक कोठरी किराए पर ले ली, और आधी रात को रुम्पा के पास से बच्चे को जबरदस्ती छीनकर अपनी कोठरी में उठा ले जाता। इस पुरुष प्रदत्त भीतरघात के दर्द से रुम्पा छटपटाती रहे, इसलिए वह ऐसी जगह पर चोट करता था कि रुम्पा मारे शर्म के किसी को कुछ न बताती। नतीजतन उसका हियाव बढ़ता जाता। तलाक की असंभव शर्तों पर रुम्पा हमेशा कच्ची पड़ जाती। भयभीत रुम्पा की सारी दिनचर्या शतरंजी बिसात के पील चक्कर से प्रदीप के चारों ओर घूमती रहती, और प्रदीप जी लाट साहब की तरह मेज पर पैर धरे सिगरेट फूंकते हुए विलायती शराब पीते रहते। बेटी की ब्लैकमेलिंग के एवज में वे नरश्रेष्ठ रुम्पा से अनाप शनाप रुपए भी ऐंठते ही रहते थे।
एक बार प्रदीप ने बहुत ही चालाकी से रुम्पा को जलाने की भी कोशिश की, पर पुराने नौकरों की सतर्कता ने उसे बचा लिया। इस घटना के बाद सावित्री माँ ने उसे बहुत समझाया कि वह अपने कमरे में सीसीटीवी कैमरा लगवा ले और जब प्रदीप मारे पीटे तो उसे थोड़ा सा उकसाकर उसके अत्याचारों के रिकॉर्डिंग हो जाने दे। पर वह युधिष्ठिर की औलाद और पुराने जमाने की लैला ऐसा करने को तैयार ही नहीं हुई। तभी अचानक एक दिन पूरे मोहल्ले ने देखा कि पुलिस प्रदीप को हथकड़ी डाले घसीटते हुए अपनी गाड़ी में ठूस कर ले जा रही है। खबर पाते जब रुम्पा दौड़ती सी वहां आई, तब तक तो उसकी हरियाणवी मौसी ने वहां आकर प्रदीप को एक ऐसा झन्नाटेदार थप्पड़ जड़ दिया कि उसका सिर एक और घूम गया। साथ ही उसे अपने ठेठ घरेलू गालियों की बारिश से नहलाने के बाद वे रुम्पा को वहां से खींचती हुई अपने घर ले गई। घर में घुसते उन्होंने अपने कड़कदार लहजे में रुम्पा को धक्कालते हुए कहा, रुम्पा, हमेशा याद रखना, तेरी माँ सुचित्रा मरी नहीं है, वह आज भी मुझ में जीवित है। मैं कई दिनों से देख रही थी कि मैं चुप रहूंगी क्योंकि पापा की इज्जत का सवाल है। ऐसी बेकार बातों को आतिशी शीशे में बढ़ा चढ़ा कर देखती हुई तू सारे दुखों का सहती जा रही थी। अरे बेवकूफ, तूने जरा सा यह नहीं सोचा कि यदि तू मर जाती तो क्या तेरे पापा की इज्जत बची रहती? अच्छा यह बता, क्या तूने एक बार भी अपने बेटे सोनू के भविष्य के बारे में सोचा है? रूम्पा, सच कहूं, तुम्हें बेटी का कर बुलाने में भी मुझे शर्म आ रही है। तुझसे पढ़ी लिखी से तो मैं गवार भली, जो न केवल अपने घोंसले और बच्चों के अधिकारों के लिए सदा लड़ी, बल्कि और भी कईयों को संभाल कर उन्हें अन्यायों से बचाया है। सच रूम्पा, मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि आखिर तुम लोग इतने भीरू क्यों हो? क्यों तुम लोगों को खुद पर जरा सा भी भरोसा नहीं है? अरे डूब मरो तुम लोग, जो जिंदगी से मुंह मोड़कर आत्महत्या करने की सोचती हो। कहकर सावित्री माँ ने एक लंबा निश्वास छोड़ा और उनकी आंखों में पानी तिर आया। किसी तरह खुद को संभाल कर फिर उन्होंने मध्यम स्वर में कहा, बेटा, लजा दिया आज तुमने हमारे दूध को। हमने तो तुम लोगों को जीवन का अमृत पान कराया था, पर पता नहीं तुम लोगों ने कहां से मृत्यु का विष चख लिया। इतना कहते कहते वे कठोर, रूखी, सख्त सावित्री माँ मुंह पर पल्ला डालकर सुबकती हुई हिचकियों में बंद ऐसी रोई कि रूपा, मैं, पापा, मौसा जी, दीदी, सब के सब उनसे चिपक कर उन्हें समझाने में लग गए। लेकिन उनके आंसुओं की उस नदी का बांध टूट चुका था जो सुचित्रा मौसी की मृत्यु के बाद से ही वे संभाल नहीं पा रही थी। खोज खबर लेने पर पता चला कि सावित्री माँ ने रुम्पा तक को बताए बिना 2 सीसीटीवी कैमरों को रुम्पा और प्रदीप के कमरों में छिपाकर फिट करवा दिया था और मास्टर स्क्रीन अपने कमरे में लगा लिया था। वे रोज की घटनाओं की एक सीडी अपने वकील भतीजे को और एक अपने खास मित्र असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर प्रेमेंद्र मिश्रा को भेज देती थी। मोटी चादर ओढ़ाकर गला घोंटने की कोशिश करना, दीवार से सिर भिड़ाना, लंबे बालों को झटके मार मार कर तोड़ना, गुप्तांगों पर प्रहार करना आदि अनेक नृशंस कारनामे उन कैमरों में कैद होते जाते थे, जिनके अनुसार कमिश्नर साहब दफाएं और भतीजा प्रद्युम्न केस के बिंदु तैयार करता जाता था। सावित्री माँ ने इसे दुखांत नाटक होने से बचाने और इसका पटाक्षेप करने के लिए सही समय पर भास्कर मौसा जी और मुझसे दुरभिसंधि करके एक दिन उन लोगों से सोनू को चुरवा लिया। घर लौटते ही सोनू को ढूंढती हुई रूम्पा जब हमेशा की तरह प्रदीप के यहाँ पहुंची, तो प्रदीप ने एक रूटीन की तरह उसे मारना पीटना शुरू कर दिया। रोज रोज की कलह से थकी और सोनू के खोने से घबराई हुई कमजोर रूम्पा ने जब उसे धमकाया कि वह आत्महत्या कर लेगी, तो उसका मखौल उड़ाते हुए वह नीच कहने लगा, अरे तुम्हें आत्महत्या कहाँ करनी है? तुम तो बस यूं ही गीदड़ भपकी देती रहती हो। मरने की गोलियां भी तुम जानबूझकर कम खाती हो, लगी हुई आग भी बुझवा लेती हो। रुम्पा, तुम्हें सिर्फ गरजना आता है, बरसना नहीं। अरे हटो परे, यदि तुम्हें मरना ही है तो फांसी लगाकर क्यों नहीं मर जाती? चलो मैं तुम्हारी सहायता करता हूँ, देखो यह फंदा। जब रुम्पा उसकी इस उक्ति को सुनकर विस्फारित आंखों से उसे घूरने लगी, तब वह सांत्वना भरे स्वर में बोला, अरे झूठ मोटी सही, जरा एक बार इसे गले में डालकर तो दिखाओ। कहते हुए उसने वह रस्सी का फंदा पंखे से झुला दिया और कुर्सी को खींचकर उसके नीचे लाकर बोला, हिम्मत है तो चढ़ो इस पर। आश्चर्यजनक ढंग से उसके भड़काने पर पागलों की सी भंगिमा में रुम्पा उस कुर्सी पर जा खड़ी हुई
रुम्पा का कुर्सी पर खड़ा होना था कि नाटक के उस विभत्स अंक में प्रद्युम्न वकील और प्रेमेंद्र मित्रा पुलिस कमिश्नर ने एंट्री ले ली। चतुर चालाक प्रदीप ने हकलाते हुए अपने बचाव में कुछ बकने की चेष्टा की, पर सिवाय आए बाएं साए के उसके हलक से एक अक्षर भी न निकला। सावित्री माँ ने आज प्रदीप को ही नहीं, रुम्पा को भी एक करारा तमाचा जड़ दिया। रुम्पा, भला नाम डुबाया तेने मेरा। अरे बेटा, ऐसे कसाईयों को तो तड़पा तड़पा कर मारना चाहिए, न कि इन कमीनों के लिए अपनी जान दे देनी चाहिए। रुम्पा बेटा, इस शरीर को संभाल कर रख, इसे अपनी और दूसरों की भलाई में लगा। आज से सोच ले कि तेरा वह पुराना चोला छूट गया है और अब इस नए चोले से तुझे अपना ही नहीं, पूरी दुनिया का कल्याण करना है। बेटा, तुम लोगों के पास तो समय है, लक्ष्मी है, सरस्वती है और प्रेम है। बांटो इन्हें उनमें जो दीनहीन और अभागे हैं और जिन्हें इन सब की बहुत ज्यादा जरूरत है। आंखें खोलकर अपने चारों ओर देखो, कितनी बड़ी दुनिया तुम लोगों के स्नेह कणों के लिए तरस रही है। बेटा, अपने अणु अणु को विलीन कर दो दूसरों में और अनगिनत आत्माओं का उद्धार करो। आओ, उठो, नया सूर्य तुम लोगों को प्रकाश में रास्ता दिखा रहा है। स्नान करके नए वस्त्र धारण करो और सर्वव्रती हो जाओ। अलका, रुम्पा, चलो दौड़ो और सदा याद रखो कि गति ही जीवन का मूल मंत्र है। आधी व्याधि से डरना मत, हम जीवित हैं, इसलिए व्याधि है। क्या मृतक चाहकर भी बीमार पड़ सकते हैं? इसलिए हर घड़ी हर पल स्वयं को स्वस्थ, निरोग और तमाम संपदाओं से पूर्ण मानना। क्षण मात्र भी मन में ये कमजोरी मत लाना कि तुम कमजोर हो। जीवन के शेर को नाथ कर दुर्गा की तरह उसकी सवारी करना और प्रदीप सरी के असंख्य महिषासुरों का वध करती चलना। याद रखना, मैं और सुचित्रा सदा तुम लोगों के साथ हैं, तुम लोगों में समाहित है। सर्वदा सत पथ पर चलना, क्योंकि तुम लोगों पर हमेशा हमारी निगहबानी रहेगी। सावित्री देवी के भावोद्गार देर तक रुम्पा के मन के पहाड़ों से टकराते रहे। कोई आवाज पहले गूंज बनती है, फिर अनुगूंज और हृदय की घाटियों में जाकर अमर हो जाती है। रुम्पा खाली घर में आदमकद आईने के सामने आकर खड़ी हो गई। कितनी धूल जम गई थी कांच पर। उसने आंचल से उसे साफ किया, अपना चेहरा जैसे आज उसने पहली बार ही देखा। आज हवा में हर तरफ उसके जिंदा रहने की गूंज है। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे हिंदी साहित्य की ख्याति प्राप्त साहित्यकारा कुसुम खेमानी जी की लिखी हुई कहानी अनुगूंज जिंदगी की। उम्मीद करती हूँ कि कहानी आपको जरूर अच्छी लगी होगी। कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक भी कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। जल्दी ही मिलती हूँ और एक अच्छी कहानी के साथ। तब तक विदा। आपका दिन शुभ हो।